आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ओके सर। अब देखो उसको जल्दी खत्म करते हैं। आप इसको भी समझ नहीं पा रहे होंगे। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का तात्पर्य इतना समझ लो, जब किसी व्यक्ति माना मैं हूं, जब किसी व्यक्ति के शरीर में पहले से ही तैयार की हुई प्रतिरक्षियों को, अब आप उसे को शरीर में प्रवेश करवा कर प्राप्त प्रतिरक्षा को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों? एंटीजन लगाकर, इसमें क्या लगाकर? एंटीबॉडी। तो दोनों में फर्क क्या है सुन लीजिए एक बार। इसकी तीव्रता क्या होती है? धीमी। इसकी तीव्रता क्या होगी? उच्च होगी। ये स्थिति कब करते हैं? जब हमें किसी व्यक्ति का क्या करना है? उपचार। और उपचार में कौन सी कंडीशन में? शीघ्र, यानी शीघ्र उपचार की, शीघ्र उपचार की स्थिति में, यानी शीघ्र रोग की उपचार की स्थिति में हम उस व्यक्ति में कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त करेंगे? निष्क्रिय। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुन लीजिए आप आराम से। अगर आप ये चाहते हैं कि भविष्य में कभी आपके हैजा या टाइफाइड नहीं हो, तो आप कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त करेंगे? सक्रिय, क्योंकि आप उस रोग से ग्रसित नहीं हुए, उस रोग से बचना चाहते हैं। अदर एंड, जबकि हम लोग यूं कैसे वाइल, जबकि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जहरीले जानवरों ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो मुझे बता दीजिए क्या आपके पास उस व्यक्ति का बचाव करने का समय है या उपचार करने का? तो जवाब आएगा उपचार। उपचार करेंगे ना। तो उपचार करने के लिए हम उस व्यक्ति के शरीर में पहले से बने हुए एंटीबॉडी इंजेक्ट करवाएंगे कि एंटीजन? एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है। अब आपने बोला सर कैसे? मैंने बताया कि जितने भी हमारे भारत या पूरे विश्व में जितने भी जहरीले जानवर, जितने भी जो 3-4 हजार प्रकार के सांप है, उन सभी सांपों का जहर कौन सी श्रेणी में आता है बच्चों? एंटीजन। सुनना एक बार, क्योंकि जब कोई सांप हमें काटता है तो सांप का जहर हमारी बॉडी के लिए क्या होगा? बाह्य होगा, और वो एंटीजन होगा। उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। अतः अगर हमें इलाज नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो सकती है। और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में पर ईयर लाखों व्यक्ति अपनी जान गंवाते हैं इलाज नहीं होने के चक्कर में। मैं सीधा बता रहा हूं। तो कंप्लीट बात है कि जब किसी व्यक्ति जहरीले जानवर काटते हैं तो हमें किसी भी बाबा जी या किसी स्थान में लेके जाने पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहला काम ये करें, उसके बाद में आपकी रास्ता लेके जाएंगे। तो अगर हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो तुरंत डॉक्टर उस व्यक्ति को क्या लगाएंगे? इंजेक्शन लगाते हैं ना। और वो इंजेक्शन है और कोई नहीं बच्चों, इंजेक्शन जो नाम है, इंजेक्शन के रूप में जो दवा उसने अंदर डाली डॉक्टर ने, वो एक्चुअल में कौन है? उस सांप के जहर का क्या? एंटीबॉडी। सुन रहे हो क्या? उस सांप की क्या? एंटीबॉडी। क्योंकि वो डॉक्टर पूछेगा भाई कौन सांप था? नाजा था, किंग कोबरा था, बुंगरेन था, आप बता दो वहां से इस प्रकार सांप था। तो डॉक्टर भी अपने आइडिया से उसे इंजेक्शन लगाते हैं। और इंजेक्शन का नाम क्या होता है? वैक्सीन बोल दो, दवा बोल दो, टीका बोल दो। लेकिन वो पहले से बनी हुई है या बनाते हैं? पहले बनी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा? उस सांप काटे हुए व्यक्ति को अगर आप एंटीजन दोगे, एंटीबॉडी दोगे, तो एंटीबॉडी को बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपने एंटीबॉडी दे दिया। जो मैंने बताया आपको कि आपको भूख लग रही है, तो भूखे आदमी को अगर हम पहले ही बना हुआ खाना अगर परोस देंगे तो जल्दी उसकी भूख मिटेगी। और एक जो तरीका है कि आप उसको बोलो कि जा खाना बना और फिर खा। तो ऐसे कंडीशन में हम उस व्यक्ति को कौन सा खाना देंगे? पहले बनाया था खाना जो तैयार है। जैसे अभी आप घर जाओगे या जब आप घर जाते हो अपने स्कूल से, तो आपकी मदर आपके लिए खाना तैयार रखती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है। समझ में आ रहा होगा आपके? तो एक्चुअली में क्या होगा? निश्चित क्या होगी कि किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में पूर्व यानी पहले से तैयार प्रतिरक्षियों को, एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश करवाकर प्राप्त प्रतिरक्षा को हम क्या बोलेंगे? प्राप्त प्रतिरक्षा दिखा दे रहा हूं मैं आपको सबको। यस सर। हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। क्या बोलेंगे बच्चों? निष्क्रिय। समझ आ गया होगा आपके? कौन सा क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। समझ आ गया आपके? निष्क्रिय। अब मुझे बता दीजिए, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो हमारे मन में क्या डर होता है कि कहीं इसके रेबीज ना हो जाए? होता है ना ऐसे? यस सर। तो हम तुरंत उस बच्चे को जिसको कुत्ते ने काटा, तुरंत उसको डॉक्टर लेके जाते हैं। यस सर। और डॉक्टर हमसे पूछता है कि क्या कोई कुत्ता पागल था या कोई, तो तुरंत जो डॉक्टर उस बच्चे को टीका लगाएगा वो कौन सी प्रतिरक्षा लगाएगा बच्चों? निष्क्रिय। क्योंकि निष्क्रिय लगाएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक मैं आपको पूछता हूं कि आपके घर में कुत्ता है,
और आपको लगता है कि ये कुत्ता कभी आपके घर के सदस्यों को काट सकता है, तो हम लोग पहले से ही अगर उस कुत्ते के काटने के डर से पहले से अगर टीका लगाकर रखेंगे तो वो टीका कौन सा होगा? सक्रिय। सक्रिय। वेरी गुड, अब तो आ गया। अच्छा, जब कभी आपके मान लीजिए आप जब कभी आप जंग लगे हुए, यानी आप जानते हैं कि जब लोहे पर रॉ मेटेरियल लग जाता है, जानते हो ना हम लोग, तो जब लोहे जंग लगे हुए लोहे या चाकू से जब कभी हम कट जाते हैं तो बताइए हम तुरंत डॉक्टर के जाके उसे टिटनेस का टीका लगवाते हैं क्या? यस सर। तो जो टिटनेस का टीका जो आप लगाओगे वो एंटीबॉडी का बना होगा कि एंटीजन का? एंटीबॉडी। अब समझ आ रहा है, अब समझ आ गया, वेरी गुड, अब तो समझ आ गया ना, क्योंकि हमें संभावना क्या है, क्योंकि जंग पर कौन सा बैक्टीरिया होता है आप जानते होंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया ज्यादातर कहां होता है बेटा? मिट्टी में, गंदगी में, जंग पर। तो जब कभी हम कट जाते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं मुझे टिटनेस ना हो जाए, तो हम तुरंत जाकर डॉक्टर पहले जाके क्या बोलते हैं कि मुझे टीटी लगाओ, तो वो टिटनेस का टीका लगाएगा। तो वो टीका कौन सा होगा? निष्क्रिय होगा। अब तो आ गया। अब इसके दो प्रकार दो जल्दी, निष्क्रिय के दो प्रकार सुनो बच्चा। पहला प्रकार है प्राकृतिक, आप अभी समझ जाओगे, अभी प्राकृतिक निष्क्रिय। अभी आप समझो कैसे। जब कोई बच्चा अपनी मादा के भ्रूण काल में अपनी मादा के गर्भाशय में रहता है तो समझ बात है कि उस एम्ब्रियो को या फीटस को पोषण उत्सर्जन का पूरा कार्य किससे होता है? प्लेसेंटा द्वारा। और प्लेसेंटा हम जानते हैं कि मां और परिवर्ती यानी विकासशील भ्रूण के बीच पाए जाने वाले संयुक्त ऊतक है, ये तो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो अभी जानते हैं कि गर्भ काल के दौरान, ये अच्छी तरह जानते हो, जब कोई बच्चा गर्भ काल के दौरान अपनी मां के शरीर में रहता है, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो किससे जुड़ा होता है बच्चों? प्लेसेंटा। ये तो समझ आ रहा होगा आपके थोड़ा बहुत तो। ऐसे मान लो, फिलहाल इतना बहुत है, ऐसे मान लो, यानी ये मादा गर्भाशय और ये बच्चा, तो ये शिशु जो है। अब मुझे बता दीजिए, अभी मैंने क्या बोला कि निष्क्रिय बाहरी प्रतिरक्षा के रूप में हम लोग क्या देते हैं? और प्रतिरक्षा कौन सी? जो पहले से बनी हुई हो। अब भ्रूण काल यानी गर्भावस्था के दौरान इसी प्लेसेंटा, देखो ये रहा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये कौन बच्चा? नाभिक रज्जु, और ये कौन है? एम्ब्रियो फिटस यानी गर्भ है। इसी प्लेसेंटा द्वारा मां के रक्त में यानी मां के द्वारा खाए गए पदार्थ, समझ आ रहा है, वो बच्चे को मिलते रहते हैं क्या? मिलते हैं ना? यस सर। इसी प्रकार अगर हम किसी महिला को प्रेगनेंसी काल में अगर किसी रोग का टीका लगाते हैं, सुनना एक बात, तो वो टीका मां के लिए तो क्या होगा? सक्रिय होगा। और सक्रिय टीके में हमने मां को क्या लगाया? क्या प्रयोग करो? एंटीजन। एंटीजन के कारण मां के शरीर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी ना मां के शरीर में। यस सर। और मां के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी प्लेसेंटा द्वारा किसको मिलेगी? इस फीटस को। तो फीटस को बताओ मां से क्या मिल रही है बच्चा? नहीं आ रहा? बच्चे को या गर्भ भ्रूण को अपनी मां से क्या मिल रहे हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन मिल रहे हैं। एंटीबॉडी। कैसे? आप समझो चीज को, क्योंकि हम जानते हैं गर्भ काल के दौरान परिवर्तित विकासशील भ्रूण को या गर्भ को सभी पोषक पदार्थ, अगर मां इस दौरान कोई भी अल्कोहल का सेवन करती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। मां अगर स्ट्रेस में है, मां अगर खाना पूरा नहीं खाती है, आहार ढंग से नहीं लेती है, तो बच्चे को सीधा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मां ने अगर कोई टीका लिया तो वो टीका मां के साथ साथ बच्चे की भी सुरक्षा करेगा क्या? हाँ। तो वो मैं तो ये कह रहा हूं कि मां के शरीर में आपने क्या इंजेक्ट किए थे? एंटीजन। माना कि मां को आपने टीका लगाया बीसीजी का, सुनो एक बार, बीसीजी टीका लगाया मां को, तो वो मां के लिए कौन सा टीका है? सक्रिय। अब सक्रिय एंटीजन प्रवेश करवाने से मां के शरीर के अंदर क्या बनेगी बच्चों? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी ब्लड के द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा मां के रुधिर से किसको मिल जाएगी? बच्चे को। तो इस बच्चे को डायरेक्टली क्या मिल रही है? एंटीबॉडी। तो बताओ ये एंटीबॉडी जो बच्चों मिल रही है वो किससे मिल रही है? अपनी मां से, खुद में थोड़ी मिल रही है, मां से। तो ये बात ऐसी हुई कि अगर पहले से बनी हुई एंटीबॉडी किसी को दी जाए, नहीं समझ आ रहा आपके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, उपाय प्रतिरक्षा का कौन सा प्रकार बता रहा हूं? प्राकृतिक। मुझे अपेक्षा तुम्हारा समझ आ रहा होगा। आ रहा समझ आपके? अनुष्का शर्मा, अनुष्का, यस सर, आ रहा है? यस सर। तो आपको जाना ये पता लग गया कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस ड्यूरिंग द गेटेशन यानी गर्भ काल के दौरान विकासशील भ्रूण को मादा के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी भी, एंटीबॉडी, क्योंकि ये तो जानते हैं ये तो मां और ये बच्चा, तो मां के रक्त में क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है।
और वो एंटीबॉडी डायरेक्ट किसको मिल रही है? शिशु। तो शिशु के लिए वो क्या होगी बच्चों? पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी होगी, और ये एंटीबॉडी इस बच्चे को गर्भकाल में बचाती है। अब क्या, अब दूसरा एक को सुनो, दूसरा एक को सुनो क्या। अब ध्यान दो, अब जब बात आती है जन्म के बाद, यानी जब किसी शिशु जन्म होता है तो माँ अपने बच्चों को स्तन ग्रंथि से क्या करवाती है? फीडिंग करवाती है, मैंने कल बताया था, दूध स्तनपान करवाती है। तो माँ के दूध के अंदर, माँ के नवदूध को हमने क्या नाम दिया था? कोलेस्ट्रम, बताया था आपके। और इस कोलेस्ट्रम के अंदर, ये कोलेस्ट्रम ध्यान से, एक कोलेस्ट्रम किसके से बनता है बच्चों? मदर, यानी मादा की स्तन ग्रंथियों में क्या बनता है? दूध। ये ध्यान दो, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी इसका सुन लो, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बताया था आपको, 11वीं क्लास याद करो। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से मानव मादा की स्तन ग्रंथि दूध बनता है। उस दूध को क्या बोलते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉम के अंदर कल ही बताया था मैंने आपको कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। अभी IG इस दूध द्वारा, जब इस कोलेस्ट्रॉम या दूध को जब बच्चा पीता है तो उस बच्चे को शरीर में डायरेक्टली क्या मिलेगी? एंटीबॉडी। नहीं आया तो वो एंटीबॉडी बच्चे के लिए क्या है? खुद की है या दूसरे की है? अरे जो दूध द्वारा, माँ के दूध द्वारा एंटीबॉडी बच्चों को मिलती है, वो एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में बनी या उसकी माँ के शरीर में बनी? माँ के शरीर में बनी और उसको डायरेक्ट मिल गई। ओके, तो वो उस बच्चे के लिए कौन सी प्रतिरक्षा बच्चों? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के प्राकृतिक दो प्रकार बता दिए, तो गर्भकाल में मिलने वाली एंटीबॉडी, और एक कौन सी? जन्म के बाद। और अब ये बात हम करते हैं, ये तो किसके प्रकार हो गए? प्राकृतिक, निष्क्रिय, प्राकृतिक। और एक कौन सा? कृत्रिम। देखो, कृत्रिम, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जल्दी सुने, निष्क्रिय करते हैं। अब मैं बोलता हूं, जब किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो सांप काटने पर हम उसको जो एंटीबॉडी देंगे वो कृत्रिम देंगे कि प्राकृतिक? कृत्रिम। समझ आ गया? और वो जो हम सांप के काटने, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी आदि के काटने पर जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी लगाकर हम उसको देते हैं, वो कौन सी होगी बच्चों? कृत्रिम, निष्क्रिय, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय, उपार्जित के कितने प्रकार हो गए? कृत्रिम और प्राकृतिक। एक बार वापस रिपीट करता हूं, इसको सुन लें। जब किसी व्यक्ति के शरीर में, माना मैं हूं, मैं माना जा रहा कि मुझे किसी रोग से, मुझे किसी सांप ने काट लिया, तो मुझे आप डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाओगे तो हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर मुझे जो एंटीबॉडी देगा कि एंटीजन देगा? एंटीबॉडी देगा, क्योंकि एंटीबॉडी देने से एंटीबॉडी के निर्माण का समय क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जबकि एंटीजन देने पर क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। तो कौन सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप या जहरीला जानवर काटता है तो हम उसको पहले से ही बनी हुई प्रतिरक्षाओं को देकर उस व्यक्ति की जान बचाएंगे क्या? तो वो क्या कहलाएगी? निष्क्रिय। और कौन सी? कृत्रिम कहलाएगी। अब एक बात और सुन लीजिए, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की अवधि कम होती है। अब कैसे? क्योंकि देखो, सक्रिय उपार्जित में तो उस व्यक्ति के शरीर में, यानी प्रतिरक्षी जो बनेगी वो व्यक्ति के शरीर के स्वयं में बनेगी। ध्यान सुनना, सक्रिय में तो। निष्क्रिय में क्या करते हैं कि हम उसको एंटीबॉडी दे रहे हैं दूसरे शरीर में बनी हुई, जैसे मेरे बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडी आपको दी जाए, राइट? तो मेरे शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी आपके शरीर में कम समय के लिए काम करेगी, क्योंकि वो एंटीबॉडी आपकी नहीं है। तो सक्रिय में और निष्क्रिय में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो उस व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक बनी रहेगी। निष्क्रिय में क्या होता है? लंबे समय के लिए बनी नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हमने सांप के काटने पर हमने उसकी जान बचाने के लिए हमने एंटीबॉडी लगा दी, लेकिन क्या वो एंटीबॉडी उस व्यक्ति में लंबे समय के लिए बने रहेंगे? कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे? बोलो। बने रहेंगे? नहीं, नष्ट हो जाएंगे। कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एंटीबॉडी उसके खुद के थोड़ी है। नो सर। दूसरे के है ना? यस सर। समझ आ गया आपने? तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय में मोटा अंतर क्या? देखो, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की तीव्रता क्या होती है? धीमी होती है। ये ध्यान सुन लो, धीमी होती है। इसकी तीव्रता क्या होती है? उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं। ओके। दूसरा अंतर क्या है कि सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसकी अवधि क्या होती है? उसकी अवधि अधिक होती है। कैसे? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडी खुद बनाते, मेरी बॉडी के एंटीबॉडी मेरे शरीर में लंबे समय तक बने रहेंगे, ये ध्यान से सुनना। और मेरी बॉडी में बने हुए एंटीबॉडीज को निकालकर अगर आपको दिए जाए
तो वो आपके बॉडी में कम समय के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी आपके स्वयं के नहीं। तो अपेक्षा करता हूं बच्चों ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं पुनः बोलूं कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास को इस प्रकार की हरकत की है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और एक बार मैं पुनः सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को स्कूल तरफ से वी आर वेरी सॉरी, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी बनती है। एक बार सभी बच्चे, एक बार आप लोग वीडियो को चालू करो, अपने वीडियो चालू करो आप लोग। विसना, विसना का है विसना, कनिष्का सोनी, अनुष्का शर्मा, विजय कुमावत। विजय समझ में आ रहा है आपकी आवाज? विजय आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, अनुष्का शर्मा। अब देखो, आप जब भी क्लास ले ना कभी भी, तो हमेशा जो आपका होस्ट है उसके वीडियो में जाकर डबल क्लिक कर दो आप, ठीक है? और डबल क्लिक से क्या होगा, आपको केवल आपका होस्ट दिखाई देगा और दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? यस सर। समझ आ गया? विसना समझ आ रहा है? विसना, विसना। यस सर। ओके, विजय Yes, कुमार, विजय। यस सर। अच्छा, ये कौन? अंकित शर्मा, अंकित। यस सर। एक तो आप अपने नाम डाला करो। अब देखो ये डाल रहा है गैलेक्सी जी, ये कौन है? कोई भी बच्चा अपने नाम से ही आप लोग क्लास में एंटर करोगे, है ना? नाम डालोगे पूरा। अब ये डाल रखा है जिसने, देखो गैलेक्सी J2 कौन है? गैलेक्सी J2 प्रो। ये कौन है? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम के नाम से कौन है? सर दीपक शर्मा। दीपक, अपने नाम डालो बेटा, कल से नाम डालो। मधु, सर। आवाज समझ आ रही है आपके? सर। आज के लिए ना, आज के लिए हाँ। हीमोजोइन क्या होता है? है? हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन एक्चुअल में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोगजनक। मलेरिया का रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम। उसके द्वारा छोड़ा गए टॉक्सिन को हीमोजोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे कल या परसों में, मलेरिया चालू करूंगा। तो मलेरिया का रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम है। मधु, मधु, प्लाज्मोडियम के द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन का नाम क्या है? हीमोजोइन। जॉइन। और उसके द्वारा ही, उसके बाद ही हमारे बॉडी में क्या आता है? मलेरिया होता है। बुखार आना, ठंड लगना, सर्दी लगना, है ना, वो होता है तब जब प्लाज्मोडियम वो टॉक्सिन छोड़ता है। जब तक प्लाज्मोडियम में टॉक्सिन नहीं छोड़ता तब तक हमें मलेरिया के लक्षण नजर नहीं आते। ओके, ओके बच्चों, क्लास आपकी मैं ऑफ कर रहा हूं अभी आपके ना, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं कर रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून करो सारे बच्चे एक साथ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके।